इस वीडियो में हम मार्क्सिज्म की इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। आपके नेट के सिलेबस पे इसको टाइटल दिया गया है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि मार्क्सिज्म को जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए पढ़ते हैं तो वो मार्क्सिज्म का आइडिया एक्चुअली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाया जाता है। मतलब मार्क्सिज्म को जब हम यूज़ करते हैं, मार्क्सिज्म के लेंसेज को लगाकर इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं तो वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। क्योंकि मार्क्सिज्म बिलीव करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अगर हम समझ गए ये किस स्ट्रक्चर पे आधारित है, कैसे काम कर रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे काम कर रही है, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करते हैं, तो हम समझ आएंगे कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म या मार्क्सिज्म क्या कहना चाहता है। इस वीडियो में आगे चलकर अगर मैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वर्ड यूज़ भी ना करूं, सिर्फ मार्क्सिज्म वर्ड यूज़ करता हूं, तो आप समझ लेना कि मैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की ही बात कर रहा हूं। सो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म इंटरचेंजेबली यूज़ होगा यहाँ पर। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्क्सिज्म की बेसिक अजम्पशन क्या है, मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे देखता है। सबसे पहली बात मार्क्सिज्म की थ्योरी हमें ये बताती है कि ये जो ग्लोब है, हमारी जो दुनिया है, ये एक तरह से डोमिनेट किए जा रही है सिर्फ एक सिस्टम के द्वारा, जिसे वो कह रहे हैं ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन दोनों को डोमिनेट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इस सिस्टम के द्वारा से। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि जितनी भी इंसानियत है उस सब को प्रभावित कर रही है, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल लेवल पर डोमिनेंट नेशन है, जो पावरफुल ताकतें हैं, ग्रेट पावर्स है, सुपर पावर है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। और उन पावर को जो कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, डोमिनेंट क्लास, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। रियलिस्ट वाले मानते थे कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो मेन एक्टर है वो सिर्फ स्टेट है, लेकिन मार्क्सिज्म थ्योरी मानती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में मेन एक्टर स्टेट तो है ही, उसके साथ एमएनसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सारे एक्चुअली मेन एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। और ये अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और एक डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो स्ट्रक्चर काम करती है उसको मार्क्सिज्म की थ्योरी हमें कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी के मॉडल से समझाने की कोशिश करती है। ये कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी का मॉडल क्या है, इसको हम आगे चल के वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगा। अगर रियलिज्म की थ्योरी कहती थी कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट और पावर बहुत ज़रूरी है, स्टेट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और पावर को और भी ज़्यादा गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्सिज्म की थ्योरी ये कहती है कि सिर्फ इंटरेस्ट और पावर ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए हमें ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझना होगा। हमें समझना होगा कि कौन सी कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, कैसे कर रही है, किसको बेच रही है, उसको बेचने के लिए वो क्या नियम आधारित कर रही है, किसके साथ वो रिलेशन बिल्ड कर रही है, कौन सी ट्रीटीज़ को साइन कर रही है। ये ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हमने ये ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन को समझ लिया, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो हम इंटरनेशनल रिलेशन की सारी पॉलिटिक्स को भी समझने में कामयाब हो जाएंगे। ये मार्क्सिज्म की थ्योरी कह रही है। मार्क्सिज्म की थ्योरी इसके साथ ये भी एक्सप्लेन करती है कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ कैपिटलिज्म का ही एक्सपेंशन है। जब अपने डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री से कैपिटलिज्म एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, न्यू मार्केट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, तो वो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का रूप धारण कर लेता है। इसके साथ मार्क्सिज्म ये भी हमें बताते हैं कि डोमिनेंट क्लास या स्टेट अपनी डोमिनेंस के लिए बल का ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ फोर्स ही नहीं यूज़ करती, इसके साथ वो हैगीमनी का इस्तेमाल भी करती है। मतलब अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपने वर्ल्ड व्यू इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किए जाते हैं कि जो सबॉर्डिनेट क्लासेस हैं या सबॉर्डिनेट स्टेट है, जो छोटी स्टेट हैं या छोटे राष्ट्र हैं, वो उन आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना मान लेते हैं। इसको सॉफ्ट पावर या कल्चरल हैगेमनी भी कहा जाता है। इसको आगे चल के हम और भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है।
तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मार्क्सिज्म के स्ट्रैंड्स क्या है, मतलब हम मार्क्सिज्म को समझने के लिए इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो मार्क्सिज्म को समझने के लिए हमें इंपीरियलिज्म थ्योरी को समझना होगा, डिपेंडेंसी थ्योरी को समझना होगा, ग्रामेशियनिज्म यानी ग्रामशी का हेगेमोनी का जो आइडिया है उसको समझना होगा, क्रिटिकल थ्योरी के जो थिंकर है वो कैसे समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, उनको समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंपीरियलिज्म जो थीसिस है मार्क्सिज्म में, उसके कौन से थिंकर्स हैं और उनके क्या विचार हैं, वो क्या आर्ग्यू करते हैं। ये थिंकर बात करते हैं कि कैपिटलिज्म का जो ग्लोबल एक्सपेंशन होता है, न्यू मार्केट्स को ढूंढते हुए वो जब एक्सपैंड करता है, दूसरी कंट्री को भी प्रभावित करता है, वहाँ तक एक्सपैंड करता है, तो उसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें नाम आता है लियोन ट्रॉट्स्की का, जो हमें ये बताते हैं कि ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म में जो डेवलपमेंट होती है वो कंबाइंड और अनइवन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर डेवलपमेंट कंबाइंड होती है, इसका मतलब ये है कि स्टेट कभी भी अपने आप डेवलपमेंट नहीं कर सकती, अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको दूसरी कंट्रीज़ पर भी डिपेंड लेना पड़ता है। सो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर डेवलपमेंट अनइवन होगी। इसका मतलब ये है कि स्टेट की जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कुछ स्टेट ऐसी होगी जो जल्दी ग्रो कर जाएंगी, जल्दी डेवलप कर जाएंगी, और कुछ स्टेट ऐसी होंगी जो ग्रेजुअली डेवलप करेंगी, पीछे रह जाएंगी। इसीलिए हमें एक डेवलप्ड कंट्रीज़ दिखेंगी और दूसरी कंट्रीज़ वो होंगी जहाँ तो अंडर डेवलप ले जाएंगी, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाई जाएगी। इस थीसिस में हमें ट्रॉट्स्की ये समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंकर आती है रोजा लग्जमबर्ग। इनका मेन वर्क है द अकमुलेशन ऑफ कैपिटल, 1913 में पब्लिश होता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, खासकर वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में, वो इमर्ज हो रहा है प्री कैपिटलिस्ट सेट ऑफ रिलेशन के साथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड है उन सोसाइटीज़ पर जहाँ पर अभी कैपिटलिज्म नहीं आया है, जहाँ पर अभी फ्यूडलिज्म का ही दौर चल रहा है। जो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है इन कंट्रीज़ को जहाँ पर कैपिटलिज्म आ गया है, अपनी कैपिटलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए। क्यों डिपेंड रहना पड़ता है? क्योंकि जो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पर अभी कैपिटलिज्म नहीं आया, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स करती है, और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पर ऑलरेडी कैपिटलिज्म आ चुका है, वो रॉ मटेरियल लेती है, गुड प्रोड्यूस करती है, और प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ की जो मार्केट है वहाँ पर जाकर बेचती भी है। तो यहाँ पर रोजा लग्जमबर्ग हमें ये समझाना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म की ग्रोथ प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बिना पॉसिबल नहीं थी, और आज भी यही चल रही है। थर्ड है व्लादिमीर लेनिन। इनका जो मेन वर्क है वो है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। काफ़ी फेमस वर्क है, पैम्फलेट के रूप में पब्लिश हुआ 1917 में। इसमें ये हमें ये समझाना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म एक नई स्टेट में एंटर हो चुका है, जो कैपिटलिज्म की एक हाईएस्ट और फाइनल स्टेज है, जिसको वो इंपीरियलिज्म भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में वो मोनोपोली कैपिटलिज्म भी कहते हैं। मोनोपोली कैपिटलिज्म में 2 टायर स्ट्रक्चर डेवलप की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पर। यानी मोनोपोली कैपिटलिज्म में पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को 2 लेवल पर बांट दिया जाता है। कोर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एक्सप्लॉइट कर रही है पेरिफेरी कंट्रीज़ को, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इस 2 टायर स्ट्रक्चर की वजह से, कोर पेरिफेरी स्ट्रक्चर की वजह से, जो दुनिया में वर्कर्स हैं वो यूनाइट नहीं हो सकेंगे और वो रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ पाएंगे। उसका कारण ये है, लेनिन बताते हैं, कि जो कोर कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास के पास इतना पैसा आता है, इतनी धनराशि आती है कि वो उस पैसे को, उस धनराशि को, उस कैपिटल को वो यूज़ करते हैं वहाँ के वर्कर की कंडीशन को एलिवेट करने के लिए, उनकी कंडीशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें वर्कर क्लास का सपोर्ट मिलता है और वर्कर क्लास उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी, रेवोल्यूशन नहीं लेकर आएगी। इसलिए लेनिन मानते थे अगर रेवोल्यूशन लेकर आनी है तो हमें ये कोर पेरिफेरी के मॉडल को किसी तरह से ख़त्म करना होगा। पेरिफेरी की जो कोर पर डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना होगा। ये लेनिन का इंपीरियलिज्म का थीसिस था। मार्क्सिज्म का जो नेक्स्ट ट्रेंड है, नेक्स्ट थ्योरी है, वो है डिपेंडेंसी की थ्योरी। इसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट थिंकर आते हैं इमैनुअल वेलरस्टेन। इनका फेमस वर्क है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जो 1974 में पब्लिश होता है। ये कहते हैं कि अब तक की जो ग्लोबल हिस्ट्री रही है उसमें हम देखते हैं
कि राइस एंड डिमाइस होता है कुछ ना कुछ वर्ल्ड सिस्टम का। हमेशा कोई नया वर्ल्ड सिस्टम आता है, पुराने को रिप्लेस कर देता है। लेकिन यूरोप के 60 सेंचुरी में जो वर्ल्ड सिस्टम आया, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम आया, उसको वो कहते हैं, उसमें ड्राइविंग फोर्स जो थी, उसको चलाने वाली जो फोर्स थी वो कैपिटलिज्म थी। यानी वो कैपिटलिज्म वर्ल्ड सिस्टम इमर्ज हुआ यूरोप में 16 सेंचुरी में। इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकॉनमी में हायरार्की हमें दिखती है। यानी पूरे विश्व को ये 3 भागों में बांट देते हैं वेलरस्टेन। इसमें वो कहते हैं कि कुछ कोर एरियाज़ है, कुछ पेरिफेरियल एरियाज़ है और कुछ सेमी पेरिफेरियल एरियाज़ है। हर एक का अपना एक अलग अलग फंक्शन है, वो कैसे काम करता है उसको भी देखते हैं। और इस सिस्टम के चलते हुए कोर जो है ज़्यादा अमीर बनता जाता है और जो पेरिफेरी है और भी ज़्यादा पुअर और पुअर यानी गरीब बनती जाती है। वेलरस्टेन इस मॉडल के ज़रिए हमें ये समझाना चाहते हैं जो कोर एरियाज़ है वहाँ पर एडवांस इंडस्ट्रीज पाई जाती है जो कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा वहाँ पर कंट्रोल की जाती है। और पेरिफेरल एरिया वो है जहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर एडवांस इंडस्ट्री नहीं लेकिन छोटी मोटी इंडस्ट्री पाई जाती है, जहाँ पर जो लेबर ली जाती है वो फोर्स्ड लेबर ली जाती है, यानी जितनी लेबर ली जाती है उतनी वेजेस भी नहीं दी जाती। पेरिफेरल एरियाज़ में ये दिखता है। सेमी पेरिफेरियल एरिया इकोनॉमिकली मिक्स्ड एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री पाई जाती है जो इंडिजीनियसली ऑन्ड इंडस्ट्री है, जो वहाँ पर खुद ही वहाँ की जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसने लगाई है। और ये जो सेमी पेरिफेरियल एरिया है ये एक्चुअली इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ये लेबर प्रोवाइड करता है कोर एरियाज़ को और स्पेस प्रोवाइड करता है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कोर एरियाज़ में नहीं चल सकती। कोर एरियाज़ में वो महंगी पड़ रही है, इसलिए सेमी पेरिफेरिया खुद उसको स्पेस या लैंड प्रोवाइड करता है कि वो इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई जाए ताकि वो सस्ती पड़ सके। जैसे कार असेंबलीज की जाती है सेमी पेरिफेरल एरिया में, जहाँ आप चाइना की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आईफोन वहाँ पर बनाया जाता है, अमेरिका अपने देश में नहीं बनाता क्योंकि उसे वहाँ पर महंगा पड़ता है। तो सेमी पेरिफेरिया में ऐसी कंट्रीज़ आ जाती हैं। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि पेरिफेरी जो है कंट्रीज़ वो चीप लेबर और रॉ मटेरियल कोर को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बदले वो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करके कोर को सेल नहीं करती, जबकि सेमी पेरिफेरी एक चीप लेबर भी प्रोवाइड कर रही है कोर को, अपनी स्पेस भी दे रही है कोर को कुछ इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, और इसके साथ कोर को कुछ गुड्स भी प्रोड्यूस करके दे रही है। इसमें ये माइनर सा एक डिफरेंस है। वेलरस्टेन हमें ये बताते हैं कि ऐसे सिस्टम के बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। यानी इस सिस्टम में शुरुआत होती है, इसका मिडल वाला दौर आता है और ये ख़त्म भी होती है। वेलरस्टेन ने यह प्रेडिक्ट किया था कि एंड ऑफ कोल्ड वार यानी कोल्ड वार का जब खात्मा होगा ये सिस्टम अपने आप एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ थिंकर मानते हैं कि ऐसा सिस्टम शायद कंटिन्यू रहा है, अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी के मॉडल को आप समझने के लिए इस इमेज को भी देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, हाई वेजेस दिए जाते हैं लेबर को, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरर जो है अच्छे प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट की जाती है, वेलफेयर सर्विसेज दी जाती है। सेमी पेरिफेरी में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, लो वेजेस दिए जाते हैं लेबर को, इंपोर्ट क्या किया जाता है रॉ मटेरियल को, और कुछ जो गुड्स है कोर्स के उसको इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट क्या किया जाता है। कुछ मैन्युफैक्चरर गुड्स जो है वो पेरिफेरी को भी दिए जाते हैं और कोर को भी दिए जाते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो कोर को दिया जाता है। लो वेलफेयर सर्विसेज हमें यहाँ दिखती है। पेरिफेरी में हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखती है और ये इंपोर्ट करती है कोर से कुछ मैन्युफैक्चर किए हुए गुड और एक्सपोर्ट करती है उसको रॉ मटेरियल। यहाँ पर लेबर को किसी तरह की वेलफेयर सर्विसेज नहीं दिए जाते। तो उम्मीद करता हूँ कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी का ये जो डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट थिंकर आते हैं आंद्रे गुनर फ्रैंक। इनका जो फेमस वर्क है वो है अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, 1974 में पब्लिश होता है। ये सबसे पहले अपनी ये बात रखते हैं कि अगर डेवलपिंग नेशन फेल हो रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, उनके देश के अंदर कोई इंटरनल बैरियर्स नहीं है जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहे। रैदर इसकी वजह कुछ और है, और वो वजह है वेस्ट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने सिस्टमेटिकली इन कंट्रीज़ को अंडर डेवलप किया है। इन कंट्रीज़ को कभी भी टेक्नोलॉजीज़ नहीं दी, इन कंट्री को अपने आप पर डिपेंड करके रखा हुआ है। और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम ये इमैनुअल वेलरस्टेन से डिफरेंट वेरी करते हैं और कहते हैं कि सेमी पेरिफेरी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कोर और पेरिफेरी एग्जिस्ट करता है। कोर नेशन पेरिफेरी नेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि कोर नेशन के पास इकोनॉमिक पावर भी सुपीरियर है और मिलिट्री पावर में भी वो काफ़ी स्ट्रांग है पेरिफेरी नेशन से।
नेक्स्ट जो मार्क्सिज्म की थ्योरी आती है वो है ग्रामशियनिज्म की। आपको ग्रामशी का जो हेगेमनी का आइडिया है वो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता होगा हमारे चैनल पर जाइए और ग्रामशी हेगेमनी एजुसिकल लिखिए, वहाँ से आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा डिटेल में। यहाँ पर हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रामशी के कंसेप्ट को लेकर आते हैं, उनका नाम रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। इनका फेमस ऐसे है सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड IR थ्योरी, जो 1981 में पब्लिश होता है। इस ऐसे के जरिए वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी थ्योरी अगर बनाई जाती है, बिल्ड की जाती है, तो वो किसी के लिए की जाती है और किसी पर्पस को अचीव करने के लिए की जाती है। यानी कोई थ्योरी अपने आप में सत्य नहीं होती, थ्योरी एक्चुअली किसी इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉक्स के आर्गुमेंट को समझना होगा। वो कहते हैं कि कोई भी थ्योरी ऑब्जेक्टिव या वैल्यू फ्री नहीं होती। हर थ्योरी में किसी ना किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात होती है, किसी के लिए बनाई जाती है। तो रियलिज्म की ये जो थ्योरी है ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव या वैल्यू फ्री नहीं है, ये किसी का इंटरेस्ट प्रमोट कर रही हैं। किसका कर रही हैं? जो डेवलप्ड स्टेट है, जो पावरफुल कंट्रीज़ है, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, ताकि वहाँ के जो रूलिंग एलीट्स है, जो उन कंट्रीज़ को चला रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी किसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर बनी रहे। अगर रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि वार इज़ इनएविटेबल और कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशन में पाया जाएगा, वार होने ही होने हैं, वहाँ पर स्ट्रगल चल रही है पावर को लेकर, तो वो एक्चुअली प्रमोट कर रही है स्टेटस क्यू को, वहाँ की उसी पोजीशन को प्रमोट कर रही है, जिसमें किसका फ़ायदा होगा? जिसमें फ़ायदा होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ का, डेवलप्ड स्टेट्स का। तो रियलिज्म थ्योरी भी अपने आप में वैल्यू फ्री नहीं है। डोमिनेंट पावर जो है अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हेगेमनी को यूज़ करती है। हेगेमनी का मतलब होता है अगर कोई आपसे अपनी बात को मनवा ले बिना फोर्स यूज़ किए हुए, जिसमें आप अपनी खुद कंसेंट देते हो, आप अपनी मर्जी से वो बात मानते हो, तो उसे हेगेमनी कहते हैं। और डोमिनेंट पावर इसको बखूबी तरीके से यूज़ करती है। इसकी एग्जाम्पल भी देते हैं कॉक्स। कहते हैं USA और UK ने एक हेगेमनिक आइडिया हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर प्रमोट किया है, वो है फ्री ट्रेड का, कि भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड को लेकर कोई बैरियर नहीं होने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये आइडिया से बेनिफिट किसका होगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जब वो जो अंडर डेवलप्ड है नहीं, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। किस तरह से? मान लीजिए अगर कोई ट्रेड बैरियर नहीं रखा जाता इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो डेवलप कंट्रीज़ के बनाए हुए प्रोडक्ट है जो क्वालिटेटिवली डेवलपिंग कंट्री से बेटर होंगे, और वो लार्ज स्केल पर डेवलप किए जाते हैं, इसलिए उसका खर्चा भी कम आता है, और जब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आकर बेचे जाएंगे तो वो सस्ते भी बिकेंगे और अच्छे भी लगेंगे लोगों को, लोग बाय भी करेंगे। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है उनके गुड्स को कौन फिर बाय करेगा? तो यही कहना चाहते हैं, फ्री ट्रेड का जो आइडिया है वो अपने आप में हेगेमनी का आइडिया है, जिसको USA और UK ने प्रमोट किया है अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। यही हमें कॉक्स इस थ्योरी के ज़रिए समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मार्क्सिज्म में थ्योरी आती है वो है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने डेवलप की थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल किसे कहते हैं? कुछ थिंकर है जिन्होंने काफ़ी इंटेलेक्चुअल थ्योरीज दी हैं, अच्छे विचार दिए हैं, जिनका नाम है हर्बर्ट मार्क्यूस, जर्गन हाबरमास, एंड्रयू लिंकलेटर। इन सबको मिलाकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं, और इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी डेवलप की है। ये फोकस करती है सुपर स्ट्रक्चर को, जैसे मार्क्स की थ्योरी है ना, वो बेस को फोकस करती है, इकॉनमी को फोकस करती है, ये सुपर स्ट्रक्चर को फोकस करती है, यानी समाज में जो कल्चर है, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, फैमिली, ये सारी चीज़ें कैसे प्रभावित कर रही है हमारी सोसाइटी को, इस पे ज़्यादा फोकस करती है। और मार्क्यूस के अकॉर्डिंगली कि मार्क्स की जो थ्योरी है कि प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन आएगी, तो वो कहते हैं अब नहीं आएगी। प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन को अब्जॉर्ब कर लिया है मेन स्ट्रीम सिस्टम ने। इसका मतलब है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें वर्कर को कुछ ऐसी वेलफेयर सर्विसेज दी है, हेगेमनी का आइडिया इस लेवल पर प्रमोट किया है कि अब रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। और वैसे भी मार्क्यूस कहते हैं सोसाइटी वन डिमेंशनल होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन टेंडेंसी ख़त्म होती जा रही है, ऑपोजिशनल जो थॉट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सोसाइटी ज़्यादा होमोजेनाइज होती जा रही है, हमारे जो विचार हैं वो यूनिवर्सल बनते जा रहे हैं, इसलिए ऑपोजिशन कैपिटलिस्ट सिस्टम को कम ही मिलेगी। और क्रिटिकल थ्योरी का एक मेन थीम है वो है इमेंसिपेशन का, जिसमें वो बात करते हैं कि वर्ल्ड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए,
इस लेवल पर इक्वल होना चाहिए कि हम नेचर के अगेंस्ट ना जाए, नेचर को डोमिनेट ना करें, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करें, नेचर को साथ लेकर चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हबरमास बात करते हैं रेडिकल डेमोक्रेसी की। इसमें वो जो चाहते हैं कि वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन हो लोगों की अक्रॉस द बॉर्डर। वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन किसी एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोगों पॉलिटिक्स के इशू को लेकर, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन हो, ये हबरमास चाहते थे। इसलिए एंड्रयू लिंकलेटर यही एग्जाम्पल देते हैं कि जो हबरमास इमेंसिपेशन का आइडिया चाहते थे वो भी वर्ल्ड लेवल पर ये वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन अगर हम देखें पॉसिबल हो पाई है तो वो हो ही पाई है यूरोपियन यूनियन के आइडिया से। यूरोपियन यूनियन इमेंसिपेटरी सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहा है, जिसमें बॉर्डर की जो लिमिटेशन है उससे पार जाकर भी लोगों ने सोचना शुरू किया। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल सिटीज़न की बात यहाँ पर आ जाती है। यही हबरमास के आइडियाज़ के थ्रू एंड्रयू लिंकलेटर अपना आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 4 थ्योरीज पढ़ी है। मार्क्सिज्म की, इंपीरियलिज्म की थ्योरी, डिपेंडेंसी की थ्योरी, देन फिर हमने ग्रामशियन नोशन समझा है, रॉबर्ट कॉक्स का आइडिया समझा है, और क्रिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे देखती है उसको समझने की कोशिश की है, जिसमें वो इमेंसिपेशन के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीज़न के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। जो सरहदें हैं, बॉर्डर है, उससे पार जाके लोग एक दूसरे को समझे, दूसरे सिटीज़न को भी अपना समझे, ना कि उसको अदर समझे या एलियन की नज़रों से देखे। ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, किसी तरह से वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन बनाई जाए। क्रिटिकल थ्योरी इस आइडिया को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने की। उम्मीद करता हूँ आपको मार्क्सिज्म का आइडिया समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।